क्या हरीश वाकई मारा जा चुका था या उसके गायब होने के पीछे कुछ और ही वजह थी? क्या रुपेश और मनीषा के बीच सच में कोई संबंध था? क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट इस केस में सच को सामने ला पाएगा? रवि, जितना जल्दी हो सकता है मुझे 444689 इस नंबर की डिटेल्स निकाल कर दो। जो भी बंदा हरीश का ये फोन यूज कर रहा है उसने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। इस नंबर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर शर्मा, लाई डिटेक्टर टेस्ट की रीडिंग मुझे मिल गई है। मुझे 2 दिन लगेगा सारे रीडिंग की टेस्ट करके एनालिसिस करने के लिए, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। मुकेश जी प्लीज जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हमें टेस्ट में कुछ भी मिलता है तो हमारे लिए रुपेश और मनीषा को तोड़ना आसान हो जाएगा। ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, दोनों बहुत शातिर हैं। आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में रिपोर्ट आपके सामने होगी। सर 444689 नंबर की डिटेल्स कल शाम तक मिल जाएगी। पूजा, ये 444689 ये नंबर हरीश या रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स में कहीं नजर नहीं आ रहा। सर मुझे एक बात काफी अजीब लग रही है। जिसके पास भी हरीश का ये फोन था उसने इतने दिनों तक फोन संभाल के रखा, अब जाके इसमें सिम डाला है, क्यों? एक बार इसके कॉल रिकॉर्ड्स आ जाए, फिर पता चलेगा कि रुपेश और मनीषा क्या गेम खेल रहे हैं। क्या हो रुपेश, लाई डिटेक्टर टेस्ट में पुलिस ने क्या पूछा? वही जो कस्टडी में पूछ रहे थे। इस बार नया ये था कि कुछ तार वार लगाए थे उन लोगों ने। तो उससे सच पता चल जाता है क्या? पता नहीं, कह तो रहे थे। यार मैं तो शुरू से ही सच बोलता आ रहा हूँ, जो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। बीना, मनीषा कैसी है? कुछ टेंशन में, कुछ सोच में, ऐसा कुछ दिखा क्या? नहीं, शक्ल से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं उसे मंदिर ले गई थी, भगवान की कसम दिलवाकर मैंने उससे पूछा कि रुपेश और उसके बीच में कुछ है क्या, पर तब भी उसने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बार भी कहीं से दुखी नहीं नजर आ रही। वही तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनके बीच कब हुआ है, क्या हुआ है। और मनीषा कुछ बोल भी तो नहीं रही। भैया, इंस्पेक्टर ने बताया कि इन दोनों से बहुत अलग अलग तरीकों से पूछताछ की है, लेकिन ये दोनों मानने को तैयार ही नहीं है कि इनका कोई अफेयर है या इन्होंने हरीश भैया के साथ कुछ किया है। सुमित, तुझे पता है पुलिस की खबरें इस बारे में भी पता करने की कोशिश में है कि तेरा और हरीश का कोई झगड़ा था क्या, प्रॉपर्टी या किसी बात को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कुछ मिलेगा, पर वो लोग ये एंगल भी देख रहे हैं। मनीषा को सजा होनी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मनीषा बताए तो सही कि उस दिन हरीश से कौन मिलने आया और कहाँ है वो, क्या हुआ उसके साथ। सुमित, कुछ भी हो जाए तू और अंकल इस केस में बिल्कुल ढील मत देना, वरना वो रुपेश और मनीषा दोनों साफ साफ बच निकलेंगे। जब तक मैं अपने बेटे के बारे में पता न लगा लूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अमित, मनीषा तो कसूरवार है ही, पर तुम भी कम कसूरवार नहीं हो। अंकल, मनीषा कितनी बार कह चुकी है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो सच बोल रही है। तभी तो वो पुलिस वाला टेस्ट करवाने के लिए उसने खुद ही हाँ कहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। मनीषा का उस रुपेश के साथ या किसी और के साथ क्या चल रहा था तुम लोगों को बताना चाहिए था। अंकल, मनीषा और रुपेश के बीच कुछ नहीं चल रहा है, ये पुलिस की बनाई हुई बात है। वो हरीश को ढूंढ नहीं पा रही है और आप बार बार मनीषा पर उंगली उठा रहे हो, इसलिए वो उसका फायदा उठा रही है। अंकल, आप ही सोचिए ना, वो ऐसा क्यों करेगी? बस 23 साल की है और इतनी शातिर है कि उसने हरीश को गायब कर दिया और आज तक किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि हरीश कहाँ पर है। अंकल देखिए, आप भी एक बार सोचिए, क्या हरीश के पास ऐसी कोई वजह थी ऐसे चले जाने की? आपने ऐसे ही मनीषा पे इल्जाम लगा दिया। हरीश के वो जो दोनों दोस्त हैं, योगेश और वो अरशद, आपने उन लोगों के बारे में पुलिस को बताया कि जाके वहां भी सच ढूंढे। देखिए अंकल, आपकी तरह हम भी सच जानना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि हरीश के साथ ऐसा क्या हुआ, कहाँ गया वो। तेरा हीरो का है हरीश, वो भी आने वाला था ना साथ में? आए ना, वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि 10-15 मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे।
दोपहर में भी मैंने फ़ोन किया था, उस समय भी फ़ोन बंद था। कोई काम में अटक गया होगा। चल मनीषा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। आजा। कंचन, ये बात अजीब है मगर सच है। हरीश के गायब होने के बाद से आज तक मैंने मनीषा के चेहरे पर कभी भी कोई दुख या परेशानी नहीं देखी। अमित, अब आप भी मनीषा पर... नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर तुम ही सोचो, तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि हरीश के वापस ना आने से मनीषा को जरा भी दुख नहीं हुआ, जरा भी फर्क नहीं पड़ा? 2 दिन बाद क्राइम ब्रांच को उस आदमी की जानकारी मिली जो हरीश का फोन इस्तेमाल कर रहा था। समीर चंद्रा, रुद्र विहार का एड्रेस। रुद्र विहार? सर, ये तो मूर्तिगंज के पास है, जहाँ पर हरीश का फोन स्विच ऑफ हुआ था। सर, फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज है। देखते हैं कि समीर चंद्रा वाकई में कोई है या ये भी कोई झूठ। और उसी दौरान लाई डिटेक्टर टेस्ट के परिणाम भी सामने आए। हेलो, इंस्पेक्टर शर्मा, मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ मुकेश जी, क्या मिला टेस्ट में? आपने उन दोनों को जो भी सवाल पूछे, उनके जवाब के रिस्पॉन्स ग्राफ बहुत बारीकी से हमने चेक किया है। उन दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। क्या? उन्होंने किसी भी सवाल के जवाब में झूठ नहीं बोला? नहीं। ये सवाल हमने उन दोनों से पूछा था कि उनका अफेयर है। तुम मनीषा से प्यार करते हो? तुम रुपेश से प्यार करती हो? इंस्पेक्टर, आप देख सकते हैं दोनों के पैरामीटर में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। उनके पैरामीटर से तो यही पता चल रहा है कि किसी भी सवाल का जवाब देने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। तब भी नहीं जब आप लोगों ने उन्हें पूछा कि उन्होंने हरीश को मारा है। रुपेश, क्या ये सच है? तुमने हरीश को मारा है? हरीश को कहाँ मारा? मैंने हरीश जी को नहीं मारा। यहाँ तक कि हरीश को मारने की प्लानिंग भी उन्होंने की थी, लेकिन इस सवाल पर भी उनका रिएक्शन नॉर्मल है। कोई घबराहट, कोई टेंशन नहीं दिखी। तो बेसिकली लाई डिटेक्टर टेस्ट ये कहता है कि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, कोई अफेयर नहीं। ना ही उन्होंने हरीश को गायब किया है और ना ही उन्होंने उसे मारा है। हाँ। जी कहिए। समीर चंद्रा यहीं रहता है। आप लोग कौन? क्राइम ब्रांच। जी, मैं ही समीर चंद्रा हूँ। कहिए, क्या काम है? तूने फोन क्यों काटा? हेलो, कौन बोल रहा है? आप बताओ, आप कौन बोल रहे हो? मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। ये फोन जिससे तुम अभी बात कर रहे हो हरीश राठौर के नाम का है। सब मैं कुछ समझा नहीं। मैंने फोन किया था तुझे, और जब पूछा कि हरीश का फोन तेरे पास कैसे आया, तूने फोन काट दिया। अब तू हरीश का फोन खुद से हमें देगा या हम हमारे तरीके से तेरे घर में ढूंढे? हाँ, ये हरीश भैया का ही फोन है, लेकिन आपके पास कहाँ से आया? ये फोन हमें समीर चंद्र नाम के एक आदमी के पास से मिला है। किसी फैक्ट्री में ड्रिल ऑपरेटर है। मैम, लेकिन उस आदमी के पास हरीश भैया का फोन कहाँ से आया? पूछताछ शुरू की है, जल्दी पता चल जाएगा। बलराम जी, आपने समीर चंद्रा का नाम कभी नहीं सुना? नहीं, पर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मनीषा सब सच बोल रही है? ये कैसा लाई डिटेक्टर टेस्ट है आपका? देखिए बलराम जी, जरूरी नहीं कि टेस्ट में जो आए वो सही हो, लेकिन ये भी सच है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से मनीषा और रुपेश दोनों झूठ नहीं बोल रहे। हम इस समीर चंद्रा से पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है इसका हरीश के गायब होने में कोई हाथ हो। अब मनीषा झूठ बोल रही है, बहुत चालाक है वो। जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ, उसके चेहरे पे जरा सा भी दुख नहीं था, जरा सा भी शिकन नहीं थी, जैसे उसका पति नहीं कोई ऐरा गहरा हो। साहब, मैं समीर चंद्रा को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मनीषा ने मेरे बेटे को गायब किया। साहब, मैं डर गया था, क्योंकि जैसे ही इस फोन में मैंने अपना सिम डाला, तुरंत आपका फोन आया कि आप क्राइम ब्रांच से है और ये फोन मुझे कहाँ से मिला। समीर, मुझे तेरे डर की नहीं, तेरे सच की कहानी बता। बोल, ये फोन तेरे पास कहाँ से आया? साहब, रास्ते में पड़ा मिला। पान वाले की दुकान के बगल में कूड़े के पास पड़ा था। मैं पान बनवा रहा था जब फोन पे मेरी नजर पड़ी। मैंने फोन उठाया और घर चला गया। तू बिना मार खाए नहीं बोलेगा ना? फोन रास्ते पे पड़ा हुआ मिला, तूने उठा लिया, बेवकूफ समझ रखा है? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। सर, तब से झूठी कहानी सुना रहे। देख,
इससे पहले कि हम तुझसे अपने तरीके से सच बुलवाएं तो खुद ही बोल दे, तूने ही जबलपुर के रुपेश तिवारी के साथ मिलकर मारा ना हरीश राठौर को? मारा? मैंने किसको मारा साहब? और मैं जानता तक नहीं ये हरीश राठौर कौन है। अगर तू इतना ही मासूम है तो मेरा फोन क्यों कट किया और उसके बाद फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? इतने दिनों बाद मोबाइल में सिम डाला और पहला ही फोन आपका आया तो मैं डर गया था साहब। इस साला ये क्या मामला है, कहीं मैं फंस ना जाऊं। फंस तो चुका है। हरीश को गायब हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं। इतने दिनों से तेरे पास फोन था, तूने अब जाके चालू किया? साहब मैं गरीब आदमी, एक फैक्ट्री में ड्रिलिंग का काम करता हूँ, मैं क्या किसी को मारूंगा साहब? मैडम मेरे पति किसी को नहीं मार सकते, सच में उन्हें फोन पड़ा हुआ मिला था। अच्छा, रास्ते पे पड़ा मिला था। रास्ते में कोई चीज मिलेगी तो अपना समझ के रख लेगा, जिसका उसे देने की कोशिश नहीं करेगा वो। मैडम गलती हो गई, सीधे साधे लोग हैं हम, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि आपका फोन आने के बाद वो इतना डर गए थे कि फोन फेंकने वाले थे। मैंने सोचा कभी आप लोग मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं आपको सब सच बोल दूंगा, इसलिए फोन नहीं फेंका, अपने ही पास रखा। मैडम अगर उन्होंने मर्डर किया होता या कोई गलत काम किया होता तो हम लोग अब तक यहाँ रुकते, भाग गए होते। कपिल इसे छोड़ना मत, बिठा के रखो, पूरी हिस्ट्री निकालो इसकी, पैदा होने से लेकर अब तक की। 2.5 महीने फोन संभाल के रखा है इसने, पूरी पॉसिबिलिटी के हरीश के गायब होने में और उसके मर्डर में इसी का हाथ हो। हाँ मम्मी, अमित गए थे पुलिस स्टेशन, आकर बताया कि मनीषा और रुपेश सच बोल रहे थे। तो बेटा वो जो टेस्ट बोल रहे थे उसमें उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताया मम्मी, बस इतना बताया कि उस टेस्ट में मनीषा के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। पर अभी भी ये नहीं पता चला है कि हरीश कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। बस बता रहे थे कि क्राइम ब्रांच वाले ने किसी आदमी को पकड़ा है जिसके पास हरीश का फ़ोन मिला है, उसी से पूछताछ कर रहे हैं सब। क्या हुआ मम्मी? नहीं, कभी नहीं मिला इससे और न कभी देखा। हम नहीं जानते सर समीर चंद्रा को, और ना कभी हरीश भैया के मुंह से इसका नाम सुना। अगर इसने हरीश को मारा तो क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे से? बलराम जी, इसने कुछ किया है या नहीं अभी कह नहीं सकते, फिलहाल इसके बारे में पूछताछ जारी है। सर, हम हरीश के दोस्त अरशद और योगेश को भी बुलाकर समीर की पहचान करवा रहे हैं। अरशद और योगेश भी ये नहीं जानते कि समीर कौन है? नहीं सर। मजदूर आदमी है सब, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है समीर की, दूर दूर तक कोई हिस्ट्री शीटर से जान पहचान भी नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है कि उसे हरीश का फोन सड़क पे पड़ा हुआ मिला? ऐसा ही लग रहा है साहब, गरीब आदमी है, लालच में फोन रख लिया होगा। हमसे इस मामले में कहाँ चूक हो रही है? सारी मेहनत बेकार जा रही है। पहले ही रुपेश तिवारी वाला एंगल सामने आया, लगा केस क्रैक हो गया है, और कुछ नहीं मिला। और ये समीर के मामले में भी सब कुछ डेड एंड पे जाके खत्म हो रहा है। मुझे नहीं लगा था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं होगा, पर अब भी मुझे यही लगता है कि मनीषा और रुपेश ने ही हरीश को मारा है। हम गलत नहीं थे सर। हमने उन्हें इतने सारे सवालों में उलझाया था, फिर कैसे? कपिल, अब उस पर एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं। हमें यह सोचना होगा कि कौन से तरीके से आगे बढ़ा जाए ताकि उनके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल सके, कोई सुराग मिल सके। हमें उन दोनों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मर्डर के बाद का भी तो कोई प्लान होगा उनका। जाहिर है ये दोनों जितने शातिर हैं, इन्होंने सोचा ही होगा कि पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, तो कुछ टाइम तक शांत रहना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। रुपेश तिवारी पर निगरानी अब भी जारी थी, उसकी हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच की नजर थी। रुपेश और मनीषा अब भी पार्क में लगातार मिल रहे थे। रुपेश और मनीषा पर अब निगरानी रखने का मकसद यह पता करना था कि अगर उन दोनों ने हरीश को मारा है तो कैसे, और हरीश की लाश कहां थी। इसके साथ ही इंतजार था इस बात का कि वो कब और कैसे अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पर पार्क में रोज मिलने, हंसी मजाक करने के अलावा मनीषा और रुपेश में से कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। कितनी शांत और खुश लग रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यस सर, इसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज तक के करियर में इतने शातिर क्रिमिनल्स को तोड़ा है,
इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो? सर ताज्जुब की बात तो ये है कि बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी बातचीत के ये दोनों इतना बड़ा कांड कर कैसे पाए, वो भी इतनी सफाई से कि आज तक हमें हरीश का नामो निशान तक नहीं मिला। सर मनीषा और रुपेश का मेल मिलाप अब भी जारी है, बल्कि मेल मिलाप के साथ साथ सैर सपाटा भी शुरू हो गया। कभी होटल, कभी नर्मदा में बोटिंग के लिए भी जाने लगे। इसके अलावा और कुछ पता चला? हरीश की बॉडी कहाँ दफनाई है या जलाई है? नहीं सर, मनीषा और रुपेश का सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया, लेकिन रत्ती भर भी खबर नहीं लगी कि हरीश को कहाँ गायब किया, कैसे मारा, और उसकी बॉडी को कहाँ और कैसे ठिकाने लगा। कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे कपिल? ये मनीषा और रुपेश के चक्कर में कोई और मोटिव, कोई और कल्प्रिट छूट तो नहीं रहा हमसे? नहीं, हमें चाय पानी कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं, इतना पूछना चाहते हैं मनीषा से कि आखिर हरीश की क्या गलती थी। बलराम जी, आप हमारे समधी हैं, इसलिए प्यार से और तमीज से बात कर रहा हूँ। सच आपके सामने है कि सच सामने नहीं है अंकल, हमारे सामने सिर्फ हरीश भैया की अनसुलझी गुमशुदगी और कुछ नहीं। जिस गुमशुदगी का सारा बोझ मनीषा पर डाल दिया, हमारी बेटी को सबके सामने मुजरिम बना दिया, रुपेश के साथ मनीषा का नाम जोड़ दिया। पुलिस हजारों सवाल पूछ चुकी है मनीषा से। इस टेस्ट के लिए उसने खुद मंजूरी दी थी, जो सामना करना था वो कर चुकी है। अब कोई अग्नि परीक्षा बाकी नहीं है। अब भी आप यही पूछ रहे हैं कि हरीश की गलती क्या थी, घुमा फिरा के एक ही सवाल कि मनीषा ने हरीश के साथ क्या किया। मैं जानता हूं मैं हरीश से नहीं मिल पाऊंगा, मैंने मान लिया कि हरीश मर चुका है, लेकिन बेटा मैं इतना जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या। बलराम जी, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत की बातें, आप यहाँ से चले जाइए वरना। पापा एक पापा जी, देवर जी, मेरे और हरीश जी के बीच कोई झगड़ा, कोई अनबन नहीं थी। इतना जान ही कहाँ पाए थे एक दूसरे को कि झगड़ा या अनबन होती। मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कह रही हूँ, मैंने नहीं देखा वो कौन दोस्त था जिसने हरीश जी को आवाज़ दी थी। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, जैसे आप लोग साजिश मानते हैं। पापा जी, आपने उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। मैं तो आज भी चाहती हूँ पता चल जाए हरीश जी कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ है। पापा जी, मुझे ज़्यादा रोना नहीं आता, ज़्यादा दुख दिखाना भी नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुख नहीं होता। मैं नहीं जानती हरीश जी के साथ क्या हुआ है, वो किस दोस्त के साथ गए थे। मैंने हरीश जी के साथ कुछ नहीं किया। साहब, हम 4 दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हैं पर आप मिल ही नहीं रहे हैं। सर, आपने हरीश भैया को ढूंढना बंद कर दिया है क्या? हाँ बलराम जी, सुमित, ये सच है कि अभी हम दूसरे केसेस देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें हरीश के केस में छोटा सा भी सुराग मिला तो हम दोबारा पूरे जोर शोर से हरीश के केस पर वापस लग जाएंगे। हमने उसके दोस्तों से भी बात की, वो अरशद और योगेश, उन दोनों से अलग अलग तरीके से बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई भी एंगल समझ में नहीं आ रहा। तो आप मनीषा और रुपेश को यूं ही छोड़ देंगे? साहब, मैं जानता हूं कि उन्होंने ही मिलकर मेरे हरीश। क्या करें? शक के बिना पे गोली मार दें उनको? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी शक है कि रुपेश और मनीषा ने। सर, जब आपको शक है तो आप उन्हें इस तरह ऐसे खुला क्यों छोड़ रहे? पकड़िए ना उनको। हम गए थे भाभी के घर पे, हमने देखा जो कुछ भी बोल रही थी साफ साफ लग रहा था नाटक कर रही है। इतना सा भी दुख नहीं था उनके चेहरे पे। दुख पछतावा नहीं है, ये हमने भी देखा है, लेकिन ना तो ये कोई सबूत है, ना इसके बिना पर कोई केस बनता है। कार्रवाई करने के लिए सबूत चाहिए कि उन्होंने मारा है, कहां दफनाया है, कहां जलाया है, क्या किया हरीश की बॉडी के साथ। तो आपका कहने का मतलब है हम ये मान ले कि हरीश का कभी कुछ पता नहीं चलेगा, बस इतना मान ले कि वो चला गया और कभी वापस नहीं आएगा। वो तो क्या, उससे जुड़े हुए किसी सवाल का जवाब तक नहीं आएगा। देखिए बलराम, फिलहाल मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता जिससे आपको तसल्ली हो। एक्चुअली मैं ना तो आपको जवाब दे सकता और ना खुद को। हरीश मिसिंग केस में क्राइम ब्रांच भी कोई हल नहीं खोज पाई, कोई क्लोजर नहीं दे पाई। वो केस जो शायद लापता होने के साथ साथ हत्या का भी केस था। हरीश को गायब हुए महीनों सालों बीत गए, लेकिन हालात जैसे के तैसे बने रहे। हम हमेशा कहते हैं कि क्राइम नेवर पेज, पर क्या इस केस में यह धारणा गलत साबित होने वाली थी? हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे थे, पर आखिरकार असली गुनहगार कौन था? कोई एक था या एक से ज्यादा लोग इस गुनाह में शामिल थे? पिछले 4 सालों में हरीश के केस में कोई हरकत नहीं देखी गई, लेकिन अब 2018 में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इस केस की फाइल को दोबारा खोलने वाला था।
राजू मुझे सच बता दे, शूट आउट में तेरे साथ और कौन कौन था? देख मैं वादा करता हूँ तेरी बेल का इंतजाम कर। खाली बेल नहीं साहब, आपको मुझे अंडरग्राउंड भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद वो लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सर एक मिनट सर, वो हरीश राठौर मिसिंग केस याद है आप? उसे कैसे भूल सकता हूँ? 4 साल से एक आदमी गायब है, आज तक उसका पता नहीं चला। सर उसी केस के सिलसिले में जबलपुर से हमारे खबरी पंकज का फोन है। कुछ हुआ है क्या वहाँ? जी सर, हरीश की बीवी मनीषा घर छोड़ के भाग गई। पंकज लाइन पे। किसके साथ भागी मनीषा? सोच के देखो साहब, कौन हो सकता है? रुपेश तिवारी? जी साहब, मनीषा 2 रात पहले भागी है। कल रात से रुपेश भी गायब है। मनीषा की फैमिली बहुत परेशान थी। फिर जब रुपेश भी गायब हुआ तो उन्होंने रुपेश पर मनीषा की किडनैपिंग का केस कर दिया। रुपेश का फोन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मनीषा को लेके भाग गया है। भागा नहीं है तो कहाँ गया है वो? उसके पार्टनर अरविंद को भी नहीं पता है कहाँ है वो। तुम्हें पहले से ही पता था ना क्या चल रहा है। 2 रात पहले मनीषा बिना बताए निकल गई, कल रात रुपेश निकल गया। अरे तुम्हारी बेटी है, तुम्हें नहीं पता है कि वो कहाँ गई है, तो इसमें मेरी और मेरे बेटे की गलती है। मेरा बेटा अपने काम से गया होगा और मैं नहीं मानती कि वो मनीषा को लेके भागा है। मनीषा और रुपेश की खबर मिलते ही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम फौरन जबलपुर के लिए निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो जो केस बिना हल हुए 4 सालों से फाइल में दबा हुआ था, वो आखिरकार फिर खुलने जा रहा था। कपिल, ये वो केस है जो इतने सालों तक मुझे परेशान करता रहा, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। ये जानते हुए भी कि हरीश का मर्डर मनीषा और रुपेश ने किया है, हम इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाए। पापा, मम्मी, क्राइम ब्रांच से खबर आई है, मनीषा और रुपेश तिवारी जबलपुर से भाग गए। और उसके माँ बाप अब भी यही बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। क्राइम ब्रांच की एक टीम गई है जबलपुर में। वो कह रहे कि मनीषा भाभी के घर वालों ने केस किया है रुपेश के खिलाफ किडनैपिंग का। ठीक है पापा, मनीषा ने कंचन दीदी को भी फोन नहीं किया। मनीषा सचमुच हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही है ना? उसने और रुपेश ने मिलके ही हरीश को मारा हो। रुपेश का फोन बंद है, हमने उसके फोन को सर्विलेंस पर डाल दिया। बाकी कल सुबह तक उसके फोन रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। मनीषा के पास तो फोन है नहीं, आपसे भी यही कहा होगा उसके माँ बाप? जी, मुझे लगता है कि मनीषा और रुपेश शायद इसी इंतजार में थे कि हरीश का केस ठंडा पड़ जाए, बंद हो जाए, ताकि ये लोग अपना अगला कदम उठा सकें। जगदीश, हमें किसी भी हाल में इन तक पहुंचना है। एक बार ये हमारे हाथ लग जाए तो इस बार इनसे सच बुलवाएंगे नहीं, बल्कि हलक में हाथ डालकर निकालेंगे। अब तो पुलिस क्या, मैं भी यही कहूंगी कि मनीषा ने कुछ गलत किया हरीश के साथ। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, पहले हमें मनीषा और रुपेश को ढूंढना चाहिए। मैं तो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मनीषा ऐसा कुछ कर सकती है। अगर उसे हरीश से शादी नहीं करनी थी तो उसे पहले ही बोलना चाहिए था, पहले ही रुपेश के बारे में बता देती। मुझे लगता है मामला कुछ और है। क्या मामला हो सकता है, आप ही बताइए। पहले मनीषा भाग जाती है, उसके अगले दिन रुपेश गायब हो जाता है। क्या मामला हो सकता है, बताइए। इस केस ने कई झटके दिए थे और अब जो झटका लगने वाला था वो किसी की भी सोच से परे था। मनीषा घर से भागी, फिर रुपेश भी गायब हो गया और उसका फोन भी बंद हो गया। सबने फौरन 2 और 2 4 का फॉर्मूला लगाया और मान लिया कि दोनों साथ में भागे हैं। लेकिन यहां 2 और 2 4 नहीं बल्कि 5 साबित होने वाले थे। अरे तूने मनीषा कहाँ है मनीषा? तेरा दिमाग तो ठीक है, छोड़ मुझे क्या पता मनीषा कहाँ पर है। देख रुपेश, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब सच सच बता कहाँ है मनीषा? मुझे नहीं पता मनीषा कहाँ पर है। 4 दिन पहले भी तुम लोग यही सवाल पूछ रहे थे मुझसे। अरे मुझसे पूछ के भाग गया क्या वो? सर, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए इंदौर गया हुआ था, वहाँ पर भी एक ट्रैवल एजेंसी खोलने के बारे में बात करने के लिए। मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसीलिए बंद है। आप चाहें तो फोन करके पता कर सकते हैं, फोन अभी भी बंद है। सर फोन तो क्या, मेरा तो सिम भी खराब हो गया, नए सिम के लिए कंपनी में रिक्वेस्ट दी हुई। रुपेश, इस बार तेरा कोई झूठ नहीं चलेगा, समझा? या तो तू सच बोलेगा या फिर डंडे खाएगा। सर आपको डंडा मारना है, जो करना है कीजिए, और मैं फिर भी यही कहूँगा कि मनीषा मेरे साथ नहीं भागी। सर मनीषा और मेरे बीच में ना तो कभी कोई ऐसा रिश्ता था और ना ही है। इतने साल बाद आप अभी भी इस बात पर क्यों अटके हुए हैं? मनीषा और मैं बस अच्छे दोस्त थे सर, और कुछ नहीं। मेरा दिमाग खराब है कि मैं मनीषा के साथ भागूंगा और हरीश के केस का फंदा अपने गले में डालूंगा। मनीषा कहाँ है? फिर वही बात सर, मुझे नहीं पता मनीषा कहाँ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बिना वजह हर बार मुझे क्यों घसीटे जा रहे हैं। तो मनीषा तेरे साथ नहीं भागी? नहीं सर, अगर मेरे साथ भागी होती तो मैं वापस क्यों आता?
आपके डंडे खाने के लिए? सर उस रुपेश का वापस आना उसकी एक चाल भी हो सकती है। दोनों की। अगर चाल है भी कपिल, तो मनीषा को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना होगा। पता करना होगा कि ये दोनों क्या खेल खेल रहे हैं। मनीषा के पिताजी का फोन आया था, वो घर वापस आ गई। What? हाँ, वो घर किसी आदमी के साथ वापस आई और कह रही है कि उसने उससे शादी कर ली। मनीषा ने किसी और के साथ शादी कर ली? हाँ, कोई उमेश भदौरिया नाम के आदमी से। नमस्ते। मम्मी, पापा, मैंने उमेश से शादी कर लिया। हमने परसों ही शादी की है। मैं आपको यहाँ सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अब मेरी शादी हो गई और मैं उमेश के साथ दमोह में रहूँगी। मैं 2 साल पहले उमेश से ही जबलपुर में मिली थी। हम दोनों के बीच बातचीत थी। मुझे उमेश अच्छे लगने लगे और फिर मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। फैसला कर लिया? तू इतनी बड़ी हो गई कि फैसला करने लगी? हमें पूछने बताने की जरूरत नहीं समझी? मम्मी, मैं हरीश जी के गायब होने, उनके मरने का बोझ अपने सर पर उठाते उठाते थक गई हूँ। मेरी भी एक जिंदगी है, मैं भी जीना चाहती हूँ, पर इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। और अगर मैं उमेश के बारे में बताती तो भी क्या होता? फिर से वही तमाशा शुरू होता। हरीश जी के घर वाले पुलिस के साथ यहाँ धरना देते और कहते, देखा, इसलिए इसने हरीश को मारा था। और मैं कब तक ऐसे पति ऐसी शादी के सहारे जीती जो 4 साल पहले ही चला गया, और उसके गायब होने की वजह से मुझे न जाने क्या क्या सहना पड़ा। हजारों सवालों के जवाब देने पड़े। पापा, भोपाल से क्राइम ब्रांच वाले आए, आपसे बात करना चाहते। 1 मिनट, आज उनसे पापा नहीं, मैं बात करूंगी। ये मेरी और उमेश की शादी का सर्टिफिकेट। हमने परसों मंदिर में शादी की और दमोह में शादी को रजिस्टर करवाया। अब प्लीज़ इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। हो गई तसल्ली? अब आप प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए। अगर अभी भी आपको ये लगता है कि मैंने हरीश जी के साथ कुछ किया तो जाइए, पहले उन्हें ढूंढ कर लाइए, उसके बाद इल्ज़ाम लगाइए। आप लोगों को मेरे और उमेश के पीछे जितने लोग लगाने लगाइए, जो पता करवाना है पता करवाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम उमेश से कब और कहाँ मिली? तो जब आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी का हर रिश्ता, हर फैसला, हर इंसान आपकी कार्रवाई के दायरे में नहीं आता। आपका काम हरीश जी का पता लगाना है, आप जाइए और उनका पता लगाइए। मैं उमेश के साथ दमोह जा रही हूँ। मैं अपनी फैमिली को यहाँ सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, ताकि उन्होंने पुलिस में जो भी कंप्लेन दी हो वो वापस ले ले, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं बनता। चले उमेश। साहब, कहीं मनीषा ने रुपेश के बजाय उमेश के साथ मिलकर तो नहीं? बलराम जी, हम उमेश के बारे में पता लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि हरीश के साथ शादी करने से पहले मनीषा और उमेश एक दूसरे को जानते थे। यहां तक कि मनीषा के परिवार में भी कोई उमेश को नहीं जानता। सर, ये मनीषा बहुत शातिर है। पहले आपको रुपेश के साथ इतना सब कुछ मिला और अभी अचानक से उमेश आ गया। सर, उमेश का आना भी मनीषा की कोई प्लानिंग होगी। ये पक्का कोई खेल खेल रही है सर। सुमित, हम मनीषा की चाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। 4 साल बाद हमें लगा कि हरीश के केस में कुछ हाथ आया है, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो उसका कुछ अलग ही पैतरा सामने आया। आपने पहले भी तो पूछताछ की थी, तो कौन सा सच सामने आ गया? पता नहीं, ऐसे ही लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी झूठ बोला और किसी की नजर के सामने ना आया। बलराम जी, सर, कुछ ऐसा नहीं जिससे इनसे सच उगलवा लिया जाए कि इन्होंने हरीश भैया के साथ क्या किया है, क्यों किया है। सुमित, अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। वो सब करेंगे जिससे हरीश का पता लग सके और सच बाहर आ सके। मनीषा की जिंदगी में एक नया किरदार आया, उमेश भदौरिया। इस उमेश भदौरिया की हर हरकत पर पुलिस की नजर थी। मनीषा पर भी नजर रखी जा रही थी। पुलिस को शक था कि मनीषा कोई खेल खेल रही थी, जिसमें रुपेश की भी बराबर की भूमिका थी। क्या
क्या रुपेश तिवारी और उमेश भदौरिया के बीच कोई कड़ी थी? नहीं सर, फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि रुपेश और उमेश का कोई कनेक्शन है। पूजा, क्या ये रुपेश, मनीषा और उमेश सच में कोई खेल खेल रहे इतने शातिर, या फिर हम इनके पीछे पड़ के एक बंद अंधेरी गली में चक्कर काट रहे हैं? मैं इतना कह सकती हूँ कि हम गलत ट्रैक पर नहीं है। मनीषा ने हरीश को मारा है, हम पहले भी ये बात जानते थे और आज भी जानते हैं। बस एक बात समझ नहीं आ रही कि उनका सच सामने कैसे लाए। हमने उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया था जिसमें उन्होंने साफ झूठ बोला। एक बार ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया क्या पता उसमें कुछ सामने आ जाए। कपिल, तुम्हें लगता है जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इतनी आसानी से झूठ बोलकर निकल गए वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में फंस जाएंगे? फंस भी सकते हैं। 4 साल से एक खेल खेल एक झूठ को जी रहे, क्या पता सच सामने आ ही जाए। सब पॉसिबल है कि सवालों के जवाब में एक तैयार किया और झूठ जो सच बनकर सामने आए, लेकिन ब्रेन मैपिंग में तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो तैयारी कर पाए। उसमें तो उनको फोटोग्राफ दिखाई जाएंगी और उनका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखा जाएगा, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या पता इस टेस्ट में वो दोनों डगमगा जाए। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन इस टेस्ट के लिए भी तो उनकी मंजूरी लेनी होगी। सर, लाइट डिटेक्टर टेस्ट के वक्त दोनों काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और जाहिर है बच गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही होगा। शायद हाँ कर दें और उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस से हमें कोई लीड मिल जाए। चलो देखते हैं ये लोग इस टेस्ट के लिए तैयार होते हैं या नहीं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जो अपराधी के दिमाग में छपी जानकारी की जांच करता है और उस जानकारी को बाहर लेकर आता है। कोई अपराधी अपनी बाहरी हरकतों से अपनी जुर्म की कहानी को ढकने या छिपाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में छपी उस वारदात को मिटा नहीं सकता। यह एक अपने ही तरीके की तकनीक है जिसमें वारदात की जानकारी को संदिग्ध के दिमाग में छपी जानकारी के साथ मिलाकर देखा जाता है। पर इस टेस्ट को संदिग्ध पर करने के लिए संदिग्ध की मंजूरी अनिवार्य होती है। सर, आप लोग तो मेरी जिंदगी में बेताल की तरह पीठ पर सवार हो गए। आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे रहा हूं तो आप तो पीठ से चिपक ही गए। इस बेताल से मुक्ति चाहते हो तो ये अच्छा मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि इस टेस्ट के बाद ये केस बंद हो जाएगा और तुम पर और मनीषा पे से सारा इल्जाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर, आप ये बात मान क्यों नहीं लेते हैं कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं है? मैंने हरीश से शादी क्या की, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी तुम्हारी नहीं, हरीश की बर्बाद हुई है मनीषा। 4 साल हो गए, वो कहा है उसकी कोई खबर नहीं है। रुपेश ने आपसे क्या कहा? वो तैयार है? क्यों? रुपेश के इशारों पर हाँ करोगी तो? करूँगी तो क्या दिक्कत है? आप लोगों ने तो वैसे भी हम दोनों का रिश्ता बना के रखा है 4 साल से, वो भी मुजरम का, बिना किसी वजह। ठीक है सर, एक बार मनीषा से बात करता हूँ फिर बताता हूँ। कैसे बात करोगे? उमेश के फ़ोन पे या मनीषा के फ़ोन? सर, आप जो चाहो पैतरा लगा दो, पर यही सच है कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं है और हरीश को गायब करने या मारने में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर तो तुम्हें ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा के लिए साबित हो जाएगा कि तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं। कैसी है? मम्मी पापा भी नाराज है तुमसे? हाँ, यही कहते रहते हैं कि क्या हरकत की है, कौन है उमेश, और वही सारी बातें। ये क्राइम ब्रांच वालों ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट को लेकर दिमाग खराब कर रखा है, बहुत परेशान किया हुआ है। हाँ, मुझे भी। क्या कहती हैं? हाँ कर देना चाहिए। रुपेश, मुझे लगता है कि उन्हें ये भी कर लेने देते, कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी और हमारा पीछा करना भी छोड़ देगी और हमारा भी रोज़ की मुसीबत से ना पीछा छूट जाएगा। आपको क्या लगता है? यही कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट के बाद वो जितने कॉन्फिडेंट है, इस बार उनका कॉन्फिडेंस फीका पड़ता नजर आया मुझे। सिर्फ मनीषा जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट से बाहर निकली तो पहली बार मैंने उसके चेहरे पे थोड़ी टेंशन देखी। रुपेश मनीषा से भी थोड़ा ज़्यादा परेशान लगा।
लगता है इस बार इनका ये गिल्ट ये केस सॉल्व कर देगा। मनीषा, उन लोगों को कैसे पता चला? रुपेश, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला। नहीं, उन लोगों को कुछ नहीं पता। उन लोगों को किसी भी हाल में कुछ पता चल ही नहीं सकता। कुछ पता नहीं चल सकता तो उन्होंने वो फोटो हमें क्यों दिखाया? जबकि ये तो मुझे भी नहीं पता था, तुमने मुझे बताया था। और ये बात मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताई थी। रुपेश, कहीं मंजीत तो उनके हाथ नहीं लग गया? कहीं मंजीत ने तो... मनीषा, वो लोग मंजीत तक कैसे पहुंचेंगे? हो ही नहीं सकता। रुपेश, मुझे लगता है इस बार उन्हें पक्का कुछ मिला है, कुछ पता चला है। रुपेश, कुछ भी हो, पर अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। इतना सब होने के बाद अब फिर 4 साल बाद ये... मनीषा, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी मिला है। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमें वो खोदी हुई जगह, वो गड्ढा, वो खोदा हुआ गड्ढा क्यों दिखाया? हो सकता है उन्होंने वो फोटो वैसे ही हमें दिखा दी हो। रुपेश, तुम अब भी इतना शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि... मनीषा, टेंशन हो रही है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है ये टेस्ट हम पर भारी पड़ने वाला है। ये वो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं है। इस बार वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मनीषा, कुछ नहीं होगा। वो बस हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम ऐसे घबराओगी तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा। तुम शांत रहो बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ भाई। मंजीत, तेरे प्लॉट पे कोई गया था क्या? नहीं तो। तेरे दिहाड़ी वाले मजदूर की किसी से कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? किसी पुलिस वाले ने तुझसे पूछताछ की थी क्या? भाई तू ठीक तो है ना? और तू इतने सालों के बाद घबरा क्यों रहा है? कुछ बताएगा मुझे? मंजीत, हमें कुछ करना होगा। क्या क्या कुछ क्या? चल। अरे रुपेश, करना क्या है बताएगा? मिसी, ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। यहाँ नहीं छोड़ सकते मतलब तेरा दिमाग तो ठीक है? हैं? करेगा क्या निकाल करके? निकाल कर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि उनके हाथ में कुछ भी ना लगे। अरे यार, पता नहीं तू क्या करना चाह रहा है। अरे यार, यहाँ कुछ नहीं आया, कोई खुदाई उदाई कुछ नहीं हुई है। जीत, अपना उठा, खुदाई शुरू कर। जो भी बचा उसे निकाल के खत्म करना है। अरे कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा होगा। जो भी बचा है निकाल के खत्म करना है, उसे शुरू कर। अब क्या करना है इसका बता। एक काम करते हैं, इसकी हड्डियों को चूरा करके ना कहीं दूर फेंक के आते हैं। गाड़ी में चादर रखी, मैं लेकर आता हूँ। और रुपेश, क्या खोद के निकाल? हमें भी तो दिखा। चल, अरे चल। क्या है? पकड़ो उसे। अप्रैल 2014 को हरीश और मनीषा ने कंचन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया ही नहीं था। वो कंचन के घर पैदल गए थे। हरीश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। यहाँ कैसे? भोपाल में? भोपाल में किसी काम से आया था, वापस जा रहा था तो तुम दोनों पर नजर पड़ी, सोचा मिलते ही चलो। ठीक किया। कैसे हो मनीषा? ठीक। यार अच्छा हो तुम मिल गए। हाँ। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अभी? हाँ यार, अभी मैं मनीषा को लेकर के कंचन दीदी के यहाँ छोड़ने जा रहा था, और वहाँ से फिर काम पे भी जाना है। तो एक काम करो, तुम शाम को घर पे आ जाओ ना, बैठ के बातें करते हैं हम लोग। यार हरीश, बस आधे घंटे की बात है। एक्चुअली मैं भोपाल में एक नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। तुम तो यहीं के हो, सही आइडिया दे दोगे। चलो ना, और शाम को वापस जा रहा हूँ तो मिल नहीं पाऊंगा। चलते चलते बात कर लेंगे। कम मैं जाऊँ मनीषा? तुम अकेले चले जाओगे और मैं लौटते समय तुम्हें उठा लूंगा। चलो मनीषा, टाइम मिला तो शाम में मिलता हूँ। हाँ चल, बाय बाय। हाँ। अरे बैठे ना प्लीज।
इधर प्लॉट खरीद के क्या करोगे? भोपाल शिफ्ट होने का प्लान है क्या? ऐसे ही सोच रहा हूँ, पर एक बार तुम प्लॉट देख लो, उसके बाद बताना कि लेना चाहिए कि नहीं। अरे बलराम जी, हमें एक कंकाल मिला है। वो हरीश का ही है ये कंफर्म करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करना पड़ा। रुपेश ने यहाँ भोपाल में हरीश को मार दिया था। जबलपुर के पास रुपेश के एक दोस्त मंजीत का प्लॉट है। मारने के बाद वो लोग हरीश की बॉडी को वहां ले गए और उस ओपन प्लॉट में दफना दिया। क्यों क्यों किया मनीषा ने ऐसा? क्योंकि मुझे रुपेश से शादी करनी थी, और अगर ये बात मैं अपने घर में बताती तो मेरे घर वाले शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते। कैसे पता तैयार नहीं होते? तुमने तो अपने अफेयर के बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं। मुझे लगा था वो मना कर देंगे। तुम्हें लगा? अगर पूछा नहीं, तुम्हें यह कैसे लगा कि तुम एक शरीफ आदमी के साथ शादी कर लोगी, उसे मार दोगी और फिर बड़े आराम से रुपेश के साथ दूसरी शादी कर लोगी, आराम से जिंदगी जी लोगी? यह कैसे लगा तुम्हें? ऐसा हो नहीं पाया, मुझे लगा था ऐसा ही होगा। सर ये बात करने के लायक नहीं, शक्ल देख लो इसकी। दो मारना है मार लो, जितना मारना है मार लो। ये उमेश कौन है? ये क्या नाटक था? रुपेश का नाटक था, क्योंकि ऐसे तो हमारी शादी होने से रही, तो हमें ये एक और नाटक करना पड़ा। रुपेश अब क्या प्रॉब्लम है? भाग चलते हैं ना, भाग चलते हैं यहाँ से। वैसे भी हरीश को रास्ते से हटाने के बाद हम वो लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी बच गए, और अब तो 2 साल हो चुके हैं, कोई ढूंढ भी नहीं रहा होगा उसे। मनीषा भी कुछ बोल नहीं सकते हैं। पहली बारी पुलिस टीम ने तो केस ही बंद कर दिया था, वो लोग मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाए थे, लेकिन इस बार तो क्या ये सब करने के बाद हम अभी भी दोस्त होने का नाटक करते रहेंगे? शायद इतना सब्र किया थोड़ा और से। अगर क्राइम ब्रांच वालों ने हमें ऐसे सुमड़ी में नहीं पकड़ा होता ना तो और बात है। अब हम भागेंगे या तुम अपने घर पे मुझसे शादी के लिए बात करोगे ना तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। लिख कर देता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर खोद निकालेंगे। अभी तक तो वो लोग मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं, अगर थोड़ा और ढूंढेंगे ना तो उस तक भी पहुँच जाएंगे। तो क्या अब हमें सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा? इसलिए हमने ये सब किया था। मंजीत उमेश को जानता था, वही उसे लेकर आया था। मतलब उमेश का रोल सिर्फ शादी करके डिवोर्स देने तक का था? जी, उमेश मनीषा को डाइवोर्स देता, मनीषा वापस अपने घर चली जाती, और कुछ टाइम बाद मैं मनीषा की फैमिली से हमारी शादी की बात करता। मतलब यही सब कुछ तुमने हरीश के केस में भी सोचा था? तुम हरीश को मार दोगे, मनीषा अपने घर चली जाएगी, सबको यही लगेगा कि हरीश मनीषा के साथ शादी करके खुश नहीं था, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, और फिर तुम इसकी फैमिली से अपनी शादी की बात करोगे। यही प्लान था ना? जी हाँ। तुम अपना फोन जबलपुर में छोड़कर आए थे, फिर 15 अप्रैल को इतनी सफाई से प्लानिंग कैसे की कि ये लोग कितने बजे कंचन के घर जाएंगे और तुम इनसे रास्ते में टकराओगे? फोन से मैंने मनीषा को फोन लेकर दिया था, जिसके बारे में और कोई नहीं जानता था। वो फोन का है? वो फोन तो मैंने कब का तोड़ के फेंक दिया। उसका नंबर तो होगा, या उसे याद दिलाने के लिए तुझे तोड़ू? नंबर मेरे पास है। कब से चल रहा था तुम दोनों का अफेयर? मनीषा की शादी के 1 साल पहले से। मतलब हरीश के साथ शादी, उसका मर्डर, उसे दफनाना, उमेश का आना, ये सारी प्लानिंग किसकी थी? मनीषा तुम्हारी या रुपेश तुम्हारी? दोनों की थी। ये सब हमने मिलकर किया है। सर, ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। क्या आया रिपोर्ट में? फिर से दोनों निर्दोष साबित हुए? नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक इस जुर्म में दोनों शामिल हैं। 4 साल बाद हरीश के परिवार और इस केस को क्लोजर मिला, जो बेशक एक दुखद अंत था, जिसका उन्हें अंदेशा पहले ही हो चुका था, पर फिर भी जानना जरूरी था कि आखिर हरीश के साथ क्या और क्यों हुआ था। रुपेश की मां को मनीषा और रुपेश के प्रेम संबंध और उन्होंने साथ में रहने के लिए जो भयानक जुर्म किए थे, उसकी जानकारी ने बेहद सदमा पहुंचाया था। मनीषा के परिवार के लिए भी इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक जा सकती है। ना अच्छा शरीफ आदमी था हरीश, मनीषा ने क्या कर दिया? मनीषा चौहान पर कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 और कत्ल की साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
मनीषा के साथ साथ रुपेश तिवारी और मंजीत दहिया पर भी इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। क्राइम नेवर पेज, ये बात एक बार फिर से साबित हुई और मनीषा और रुपेश की अभेद साजिश के बावजूद, उनके अपने कड़े रुख से टस से मस न होने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला और आखिरकार 4 साल बाद उनका झूठ सामने आ ही गया। सच को छुपाना, झूठ का नकाब लगाए रखना, ये सारी चीजें एक दिमागी रूप से कमजोर, गलत इरादे वाले असुरक्षित इंसान का सहारा होती हैं। पर यह नकाब ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और इससे कुछ हासिल नहीं होता और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे कोई इंसान अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए अपना घर बसाने की उम्मीद रख सकता है, जबकि उसके इस प्यार, उसके इस घर की नींव किसी मासूम की लाश पर टिकी हुई हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। चाचा जी, ये सब क्या है? कुंदन, आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। चाचा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके बीच बोलने का आपको कोई हक नहीं है। कुंदन, जबान संभाल के। बाबूजी तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, बस। बात करने और धमकी देने में फर्क होता है मोहन। ऐसे गुंडों की तरह रास्ता रोककर बात नहीं होती है। गुंडे दिखाई देते हैं तुमको? हा? देख ले हमारे गुंडे अब। मोहन, 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 छोड़ो उसे। अरे हम कह रहे हैं छोड़ो। भाग। तुमसे बड़े हैं, हमारा नहीं तो हमारे रिश्तों का लिहाज करो। तुम समझदार हो, जाके समझाओ अपने भाइयों। ये तो बेकार में खून बहेगा। मैं फर्स्ट। क्या हुआ? अब रेसिंग नहीं लगाती तुम? शर्म आती है ना? मैं रेस लगाऊंगी तो तुम हार जाओगी ना। माँ, रुक। अरे काजल, आराम से बेटा, क्या कर रहे हो? ताई जी देखो ना, पायल दीदी ने मुझे मारा। तुम लोग का ना रोज चलता है। पायल, क्यों मारा काजल को? मारा कहाँ? टपकी नहीं माँ। अरे तुम दोनों छोड़ूंगी नहीं। लो काजल, बड़ी बहन को नहीं मारते। आप ना बस पायल दीदी को ही प्यार करती हो। मुझे तो सिर्फ किरण दीदी प्यार करती थी और उनको तो आपने शादी करवा के ससुराल भेज दिया। तो तुझे भी ससुराल भेज दे दीदी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। माँ, माँ, एक अच्छी खबर है। सुनीता, ज्ञान भैया और सुमित कहाँ हैं? भैया, क्या हुआ? भैया, सुमित। अरे बात क्या है? भैया, सुमित, मुझे चाचा जी और मोहन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। बीच रास्ते रोककर धमकी दी है खून बहाने की। हमें यहां से जाना होगा। पापा, टैक्सी ले आया। सुनिए ना, सुमन, काजल और पायल को इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें भी ले चलते हैं ना। इतनी रात में लड़कियों को लेकर सफर करना सही नहीं रहेगा। भैया सही कह रहे हैं, चलो। चलो जल्दी चलो, जल्दी बेटा। बेटा अपना ध्यान रखना, और काजल और पायल का भी। किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। हम जल्दी तुम लोगों को भी वहां बुला लेंगे।
क्या हुआ? कुछ नहीं, घर पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। काम में होंगे, ज़्यादा परेशान मत हो। चलो खाना लगा दो। किरण दीदी, हेलो दी, कहाँ हैं आप? आप शादी करके क्यों चले गए? आपको पता है आपके अलावा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। काजल दुखी मत हो, मैं हूं ना, मैं अभी भी तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा सुन, सुमन को फ़ोन दे, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। अरे दीदी इसे छोड़ो, ये तो हमेशा रोती रहती है। ये बताओ जीजू कैसे है? पायल, ये सब बात हम बाद में आराम से करेंगे, ठीक है? सुमन को फ़ोन देना, मुझे उससे बात करनी है। काजल, सुमन दीदी, किरण दीदी का फोन है। अरे तुम लोग बाहर क्यों आए? मैंने मना किया था ना। ये लो पकड़ो, जाओ अंदर। हेलो। हाँ दीदी। तू बोल, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से फ़ोन कर रही थी मैं? वो दीदी सब निकल रहे थे तो मैंने सोचा आपको आराम से कॉल करती हूँ, पर फिर काम में लग गई। अच्छा सुन, तूने दरवाज़ा तो ठीक से बंद किया है ना? हाँ दीदी, लेकिन मुझे लोगों का डर लग रहा है। कुंदन चाचा ठीक कह रहे थे, मोहन चाचा और दादाजी का तो कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम लोग अकेले हो। आप चिंता मत करो। बहू, खाना परोस दिया और हो गया। अरे भाई रोटी लेके आओ। अच्छा सुन, माँ जी बुला रही है, कुछ हुआ तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है? दीदी भूख लगी है। हाय। हम इंसानों के लिए झूठ का सहारा लेना काफी आसान होता है, ना कि सच का सामना करना, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है और इंसान के वास्तविक चरित्र पर रोशनी डाल सकता है, जो कि पूरे परिवार, रिश्ते और पूरे समाज की नींव को तोड़ दे। रात के अंधेरे में एक भयानक साजिश को अंजाम दिया गया और 3 मासूम लड़कियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना तो साफ था कि यह कदम आवेश में नहीं उठाया गया था, बल्कि यह किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? आखिर इस हत्याकांड के पीछे का भयंकर सच क्या था? सब मैंने आपको फोन किया था। कहाँ है? इधर, इस घर में। सब दरवाजा अंदर से बंद है, उधर खिड़की की तरफ। तीनों लड़कियां घर में अकेली थी? घर वाले कहाँ हैं? कहीं शादी में गए, फोन कर दिया, बस आ ही रहे। अग्रवाल, दरवाजा खुलवाओ, ना खुले तो तोड़ दो और तुरंत फॉरेंसिक वालों को भी बुलाओ। आपने लाश कब देखी? साहब हमने नहीं देखी, वो तो हमारे दूध वाले शाम ने कई बार आवाजें दी, लेकिन अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। तब उसने खिड़की से सब कुछ देखा और शोर मचाना शुरू किया, तब हमें पता चला। घर में कौन कौन रहता है? यहाँ 3 भाई रहते, बड़ा भाई ज्ञान चौहान, उसकी एक बेटी है किरण, इसकी शादी हो चुकी है। दूसरा भाई कुंदन, इसकी पत्नी है सुनीता, एक बेटा है प्रकाश और एक बेटी है सुमन। यांजी का सबसे छोटा भाई सुमित और पत्नी गंगा, जिसकी 2 बेटियां रहती, काजल और पायल। साहब इनके साथ बहुत बुरा, इन बच्चों को कोई कैसे मार सकता है? सर,
सर ये देखिए, ताजुब है, किसी ने गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी। ये तो जिंदा है। एम्बुलेंस कहाँ है? कॉल कर दिया सर, रास्ते में आती होगी। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। कहा था जोश में होश मत खोना। अरे तो क्या करता बाबूजी, हाथ में हाथ रख के बैठा रहता। अरे हमारे सामने हमारे बाप दादा का नाम इज्जत सब मिट्टी में मिला रहे थे, अब कुछ तो करना ही था ना। बस कुछ करने के चक्कर में अपना घर, अपना गांव ये सब छोड़ करके छुपके भागना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। तो शायद ये लड़की हमें कातिलों तक पहुंचा सके। बस ये मनाओ कि बच जाए। समझ में नहीं आ रहा तीनों लड़कियों को मारने की क्या वजह हो सकती है। सुमन बेटा, सुमन, क्या हुआ तुम्हें? देखिए इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अभी जिंदा है ये, ले जाओ ले जाओ। सुमन बेटा, काजल और पायल, वो दोनों काजल पायल छोड़ूंगा मैं नहीं, उनको काट के रख दूंगा। क्या हो गया? सुमित, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो भैया, रुको। उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुमित, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो गजेंद्र सिंह चौहान और उसके बेटे मोहन के बारे में। क्या हुआ साहब? गजेंद्र चौहान और मोहन कहाँ हैं दोनों? वो तो ठेकेदारी के काम से लखनऊ गए हैं। वहाँ का पता? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन साहब मैं सच कह रही हूँ, उन दोनों ने कुछ नहीं किया है। अगर ये सच है तो ठीक है, वरना मर्डर की प्लानिंग करने में और अपराधी को बचाने के आरोप में तुम भी जेल जाओ। साले हमारी बच्चियों को मार के भाग गए सर। ये गजेंद्र की क्या दुश्मनी है आपसे? गजेंद्र चाचा और पिताजी के बीच में बंटवारा बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब वो हमारी ये जमीन भी लेना चाहते हैं। जब बंटवारा हो चुका था तो वो आपकी जमीन पर हक कैसे जमा रहे? घटिया लोग हैं सर, कहते हैं खानदानी जमीन है, खानदान में ही रहनी चाहिए। हमारे घर में 4 लड़कियां और 1 लड़का है। ज्ञान भैया की बेटी किरण की शादी के समय हमने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा था। गजेंद्र चाचा जी चाहते थे घर की जमीन है तो वो हम उन्हें बेचे, पर वो बहुत कम दाम दे रहे थे, तो हमने वो जमीन किसी और को बेच दी। बस यही से वो लोग दुश्मनी पाल कर बैठ गए। साहब, घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। मना किया था हमने, जमीन मत बेचो, लेकिन ये लोग सुनने से रहे। चाची हमें पैसों की जरूरत थी। अरे तो हम कौन सा जमीन भीख के मांग रहे थे? पैसे दे रहे थे ना। हाँ तो तुमको आधे दाम में जमीन बेच देते हैं। तुम्हारे बाप के हर काम में बाबूजी ने साथ दिया, उसका क्या? अब तुम लोग की पढ़ाई के लिए तुम्हारा बाप आया था रोटे गिराते हुए हमारे पास। फालतू की बात मत कर। मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, मैं फालतू की बात कर रहा हूँ। चाचा जी रोके ना इन्हें। ये लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जानते हैं आप लोगों की मांग कर रहे थे, इस तरह मार पीट करके क्या मिलेगा? चाचा जी रोके ना इन्हें। चाचा जी मोहन छोड़, मोहन छोड़, मोहन रुको ना। आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी साहब? अग्रवाल सबको पता है। गजेंद्र चौहान और उसके बेटे नहीं किया ये सब? हाँ साहब, गुड्डे लेके घुस गए और घर की औरतों के साथ भी धक्का मुक्की की। हमें बहुत डर लग रहा है, कमीने लोग हैं वो, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। साहब हम सच कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। बहुत चर्बी चढ़ी ना तुम दोनों को। लोगों के घर में घुसते हो, मारपीट करते हो, औरतों के साथ धक्का मुक्की करते हो, और तुम लोगों को लगा तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ छोड़ो यहीं पर। ये सब किरण की शादी के तुरंत बाद हुआ था, करीब 1 महीने पहले। उसके कुछ दिनों के बाद दोनों बेल पे बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने कुछ किया? नहीं साहब, वो लोग काफी दिन तक चुप थे। हमें लगा मामला संभल गया, लेकिन फिर परसों हमने अपनी जमीन का एक और टुकड़ा बेचा था। उन लोगों को भनक लग गई तो कल मुझे रास्ते में उन्होंने धमकी दी थी। तुम समझदार हो, जाके समझाओ अपने भाइयों, नहीं तो बेकार में खून बहेगा। फिर ऐसी हालत में आप शादी में कैसे चले गए? शादी में नहीं गए थे साहब, वो तो हमने पड़ोसियों को ऐसे ही बताया था। हम यहाँ पास के गांव बालीपुर में जाकर छुपे हुए थे। वहाँ सुमित की पत्नी गंगा के रिश्तेदार रहते हैं, तो हम सब लोग मेरे बेटे प्रकाश को साथ लेकर वहाँ चले गए थे। बच्चियों को अकेला क्यों छोड़ा? बालीपुर में हमारा कोई जमा हुआ ठिकाना नहीं था। हमने सोचा कि
लड़कियां घर में ही सुरक्षित रहेंगी, लेकिन हमें क्या पता था साहब, क्या आफत तो उनका यहाँ इंतजार कर रही। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो हमारी बेटियों के साथ ऐसा करेंगे। उनकी दुश्मनी तो हमसे थी, फिर हमारी बच्चियों के साथ। कुंदन, तुम्हारा बेटा प्रकाश वो कहाँ है? साहब, जब से उसने अपनी बहनों के बारे में सुना, उसकी तो जैसे हिम्मत ही टूट गई। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे। अरे प्रकाश, खाना तो खाकर जा बेटा। अरे नहीं माँ, मैं बाहर खा लूंगा। अरे थोड़ा तो खा। ये लड़का भी ना। हटो पायल। चल सुमन, ले तू खा ले। अच्छा, बेटे ने मना कर दिया तो हमें खिला रही हो? क्यों, तुम लोगों को कभी खिलाती नहीं क्या? मैं ऐसे बोल रही हो? वैसे माँ, जो भी कहो, तुम्हें ना सबसे ज्यादा प्यार प्रकाश से है। वो तो है। देखो, तुम लोग किरण की तरह शादी करके ससुराल चले जाओगे तो बुढ़ापे में मुझे मेरा बेटा ही काम आएगा ना। जितना बेटा बेटा करना है कर लो, लेकिन बुढ़ापे में ना बेटे ही साथ देती है ना? चाची, क्या हो गया चाची? देखना मेरी सुमन, मेरी बच्ची को क्या हो गया? सर, गजेंद्र के बहू माला का कहना है कि गजेंद्र और मोहन ठेकेदारी के काम से लखनऊ के पास गए हुए। मैं दोनों के फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो स्विच ऑफ है। उनकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करो, पता करो वो कहाँ की थी। सर, सुमन के घर से मिला है। स्टेट सिविल सर्विसेज का लेटर है। सुमन का सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू की डेट भेजिए। बहुत मेहनत की होगी उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये लोग सो रहे थे जब खिड़की से किसी ने गोली मारी, लेकिन इनकी डेड बॉडीज बेड पर ऐसे पड़ी थी मानो गोली लगने के बाद हिली तक नहीं। सर, वैसे इस परिवार के बारे में एक और बात पता चली है। गजेंद्र चौहान और उनके झगड़े के बारे में तो पूरे गांव को पता है साहब। कोई और भी है जिसकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, पर एक बात हुई थी। उनकी बड़ी बेटी है ना किरण, उसकी सास उमा और चाचा ससुर केशव, वो दोनों बहुत नाराज थे उन लोगों से। किस बात पर वो तो नहीं पता, पर गांव वालों को मैंने बात करते हुए सुना था। लेकिन सुमन के परिवार वालों ने तो ऐसी किसी अनबन का जिक्र नहीं किया। सर, वो उनकी बेटी किरण के ससुराल वाले, उन्हें लगा होगा अगर पुलिस के सामने ऐसी कोई बात बताएंगे तो किरण के ससुराल वाले बुरा मान सकते और किरण किसी मुसीबत में पड़ सकती। हाँ, लेकिन उनके घर की 3 बेटियां एक ही रात में बेरहमी से मारी गई। ऐसे में उन्हें हमें हर छोटी से छोटी बात, हर शक के बारे में बताना चाहिए था। कहाँ है प्रकाश? ना फोन उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है। आप लोगों ने बताया नहीं कि आपकी बेटी सुमन ने यूपी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुंदन, सुनीता, किरण, क्या तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं भैया, हमें तो कुछ नहीं पता है। आपकी बेटी स्टेट लेवल का एग्जाम पास करती है, उसे इंटरव्यू के लिए लेटर आता है और वो आप लोगों से कुछ नहीं बताती। क्या घर में उसकी पढ़ाई या फिर उसके काम करने को लेकर कोई मनाही थी? हम तो सुमन को हमेशा प्रोत्साहित करते थे और हमने अपने घर की बेटियों को कभी पढ़ने से नहीं रोका है। माँ, एक अच्छी खबर है। सुमन ने मुझे बताया था कि उसने कहा था अगर वो एग्जाम पास हो जाएगी तो घर में सबको बता देगी। और जिस दिन हम घर से भाग रहे थे, शायद उसी दिन सुमन इस चिट्ठी के बारे में मुझे कुछ बताने आई थी। लेकिन फिर सुमन के पापा आ गए और इस बीच में सुमन का ये सब सही रह गया। ये लोग साहब, ये ज्ञान भैया की बेटी किरण है, उनके पति पंकज, और ये पंकज की माँ उमा जी। हमने सुना है कि किरण के ससुराल में और आप लोगों के बीच कुछ अनबन थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब। झूठ मत बोलिए, पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि आप दोनों परिवारों में कुछ तो हुआ था। शादी में छोटी मोटी कहासुनी हो गई होगी,
जैसे गांव वाले बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक था। तुझे पता है ये किसने किया था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तू कल रात को उसके घर जाने वाला था। देख, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मैं वहां गया था और ना ही जाने वाला था। साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे? तुझे जो चाहिए था वो तुझे नहीं मिला तो तूने उन्हें मार दिया। अब तो तूने मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रकाश, क्या कर रहा है? मैं नहीं क्यों मार रहा है उनको? छोड़ दे। हट जाओ यहाँ से। प्रकाश छोड़। हेलो, पुलिस स्टेशन। पड़ोसी तो बेकार की बातें बनाते ही रहते हैं साहब। हेलो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, ये साला झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। नहीं मार, नहीं बात कर रहा है। साले नहीं मार। क्या ये सब? हमें कुछ नहीं पता साहब। हम तो बस इतना जानते हैं, काजल और पायल मयूर मैडम गांव में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, शाहीपुर गांव। सर राहुल मेरा बेटा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रकाश को क्या हुआ है। सर, इसकी कोई गलती नहीं, प्लीज इसे जाने दीजिए। सर, ये दोनों माँ बेटे झूठ बोल रहे हैं। ये साला मेरी बहन पायल के पीछे पड़ा हुआ था और जब उसने इसे मना कर दिया तो इसने उसे मार डाला। पूरा दिन थकावट करेगी। पायल रुक ना, ये देख, मैं तेरे लिए कार्ड लाया। मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। अरे भाव क्यों खा रही हो? देखो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। राहुल, बेकार की बातें मत करो, जाने दो हमें। पायल, प्रकाश, ये पहली और आखिरी बार था, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर पायल के आसपास भी दिखाई दिया ना, जान से मार दूंगा तुझे। सर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। साले झूठे, तूने झूठ बोला तो मैंने देखा। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, लेके जाओ लॉकअप में। अरे जा। सर, दोनों विक्टिम्स के बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब मारने के पहले बेहोश किया गया था। हॉस्पिटल से सुमन का ब्लड सैंपल भी आ गया है, उसे भी स्टडी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सुमन के ब्लड में से भी आपको इसी सेडेटिव के ट्रेसेस मिलेंगे। हमें पहले से ही शक था कि ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि तीनों सुमन, पायल और काजल सोते हुए मिले। गोली लगने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें बेहोशी में मारा गया था। सर, मौत का टाइम रात में 12 से 2 के बीच का है और बॉडी पर गोली का इम्पैक्ट देखकर ये बात साफ होती है कि गोली जान लेने के इंटेंशन से बहुत करीब से मारी गई थी। सर, फॉरेंसिक टीम ने गोली और शेल से गन आइडेंटिफाई कर लिया है। .32 कैलिबर गन है, इसके ऊपर साइलेंसर लगाया जा सकता है। ये तो काफी कॉमन गन है। खबरी को काम पे लगाओ, उसे कहो सप्लायर का पता करे और ये भी पता लगाओ कि गांव में किसी के पास ये गन है या हाल फिलहाल में किसी ने इस गन को खरीदा है। सर, वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही। परिवार के सारे लोग बाहर थे, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, तो सुमन, पायल और काजल, इन तीनों को नशे की गोली कब, किसने और कैसे दी? हाँ दीदी। फैमिली को गजेंद्र और मोहन पर शक है। हो सकता है ये काम पायल के आशिक राहुल का हो या फिर किरण के ससुराल वालों का इसमें हाथ हो। तुम दोनों बच्चियों की बॉडी फैमिलीज को सौंप दो और प्रकाश को भी अभी के लिए जाने दो। अंतिम संस्कार के बाद बात करेंगे उससे। और सर राहुल, चलो जाओ बाहर। आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया है। अभी बस इसको छोड़ने को कहा है। सुमन, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं क्लासेस जा रही हूँ। कहा ना कहीं नहीं जाना। प्रकाश, ये अचानक क्या हो गया तुझे? बस माँ, बहुत पढ़ लिया इन लोगों ने, अब घर की बेटियां घर में ही रहेंगी। क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया? बाहर लड़के छेड़ते हैं इन्हें। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी और बेइज्जती हो? बेइज्जती इनकी वजह से नहीं, तेरी वजह से हो रही है। खुद पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ गया है और जो पढ़ रहे हैं उनके पीछे पड़ा हुआ है। इन्हें कोई कुछ बोलेगा तो मैं देख लूंगा। आपकी बेटियों को छेड़ते हैं बाहर लड़के। प्रकाश, तू अपने काम से काम रख। घर के मामले में बोलने के लिए घर के बड़े जिंदा हैं अभी, समझा तू? सुमन, तुम जाओ पढ़ने, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।
सर, गजेंद्र और मोहन की कॉल लोकेशन डिटेल्स आ गई। ये दोनों कल सुबह तक यहीं सूलीगंज में ही थे और सुबह 6 बजे के बाद से इन दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो माला झूठ बोल रही है। माला का फोन सर्वेलेंस पे डालो। किसी दूसरे नंबर से वो माला से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर, अस्पताल में मैं सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन सर आपको जो कुछ भी पता चला है वो सब सच है। किरण, जो बोलना है साफ साफ बोलो। सर, असल में मेरे ससुराल वाले, खासतौर से मेरे चाचा ससुर केशव चौहान, वो मेरे मायके वालों से काफ़ी गुस्सा थे। उनके बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था। किस बारे में? सर, अभी 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है और शादी के समय दहेज के पैसों को लेकर कुछ अनबन हो गई थी। कुंदन चाचा ने मेरी सास को पैसे देने का वादा किया था, लेकिन शादी के समय तक मेरे घर वाले वो पैसे जुटा नहीं पाए थे। मेरी सास और केशव चाचा ने शादी के कुछ दिन पहले घर आकर बहुत बड़ा हंगामा किया था। हमसे गलती हुई है, इसके लिए हम माफी भी मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे। जो हमने वादा किया है हम जरूर पूरा करेंगे। शादी के खर्च में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हाँ, तो एक काम करते हैं, आपका खर्चा कम कर देते हैं, ये शादी तोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हो, लेकिन ये शादी मत तोड़िए। आखिर में मेरे पापा और चाचा ने पुश्तैनी जमीन का हिस्सा बेचकर दहेज के पैसे चुकाए। धीरे धीरे सच सामने आ रहा था, लेकिन अब भी असली अपराधी को पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा था। कौन था असली कातिल और क्या था इन हत्याओं के पीछे का सच? मैंने कुंदन को कहा था कि उन्हें मना कर दे। हाँ, मैं वहां गया भी था, लेकिन मुझसे ना नहीं बोला गया। मुझे भी लगा वो लोग जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। हमारा पंकज जैसा लड़का सबको नहीं मिलता। बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर है भाई। शादी के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, पर उसको तो किरण ही पसंद आई। अब किरण की शादी हो जाएगी, एक बोझ कम हो जाएगा, फिर शादी के लिए रह जाएंगी 3 लड़कियां। भाई साहब, आपकी किरण तो मानो बहुत ही भाग्यशाली है, और बेटी की खुशी के लिए 15 लाख कौन सी बड़ी रकम है। मैं जानता था अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। अरे तोड़ देते तो तोड़ देते, क्या किरण को अच्छा लड़का नहीं मिलता? तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मानना तो मैं भी चाहता था भैया, किरण को अच्छा लड़का मिल भी जाता, लेकिन पंकज जितना अच्छा लड़का तो नहीं मिलता ना भैया। मैं तो चाहता था कि एक बार किरण का घर बस जाए। सोचा था पैसों का इंतजाम कर लूंगा। हमने उनकी बात मानकर शादी में इतना खर्च किया, सोचा कि वो लोग 15 लाख तो दे ही रहे हैं, पर आज देता हूं कल देता हूं करते करते शादी की तारीख आ गई। मैंने सोचा था उधार लेकर शादी निपटा दूंगा और फिर धीरे धीरे उधार चुकता होता रहेगा, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। और सर, तब ज्ञान भैया ने एक फैसला लिया और हमारी खानदानी जमीन का एक टुकड़ा बेचा और दहेज के पैसे चुकाए। उन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया साहब। ये सारा किया धरा उनके रिश्तेदार का है। किसने किया ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन जो दहेज का कीड़ा आप लोगों ने समाज में फैलाया है, अगर ये बात साबित हो गई तो इसके लिए सजा जरूर मिलेगी आप लोगों को। ऐसे कैसे उन लोगों ने दुश्मनी निकाली? सुमन ठीक हो जाएगी, भगवान पर भरोसा रखो। सर, वीरेंद्र और मोहन के फोन अभी भी बंद आ रहे हैं, लेकिन माला के पिछले 72 घंटों के कॉल लॉग्स में 2 अलग अलग लैंडलाइन नंबर से कॉल्स आए, जिसमें एक नंबर पे 7 मिनट और एक नंबर पे 10 मिनट बात भी हुई है। ये माला तो कुछ बोलेगी नहीं और हम उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। एक काम करो, कांस्टेबल से बोलो कि उस पर नजर रखे
और एक गजेंद्र और मोहन के बारे में पता करो कि इनका कोई साथी या रिश्तेदार रहता है क्या कानपुर या उन्नाव में। शायद ये लोग वहां छुपे हो। ओके सर। गन सप्लायर से कोई लीड मिली? पता चला कि गन किसने बेची थी यहाँ सूलीगंज में? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम पता कर रहे हैं सर। ये केशव, उमा और पंकज तीनों के कॉल डिटेल्स निकलवाओ, और राहुल के भी, शायद कोई लीड मिल जाए। और राहुल का दोस्त कपिल, उससे कोई बात हुई? उसे बुलाया सर, आता ही होगा। कपिल सच सच बोलो, क्या राहुल का कोई हाथ है इस सब में? राहुल ऐसा नहीं कर सकता सर। राहुल पायल का पीछा करता था ना, और कई बार तुम भी होते थे राहुल के साथ। कहीं खून की प्लानिंग में राहुल के साथ तुम भी तो शामिल नहीं थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर एक बात सच है कि राहुल पायल को बहुत पसंद करता था, और वो उसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो उसकी बात मानकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने देख लिया तो मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन तू भी मुझे बोल दे कि तू भी मुझे प्यार करती है। प्लीज जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। पायल, देखो तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके आइंदा आसपास भी दिखा ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। चल। राहुल को बहुत गुस्सा आया था, और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। अभी ना सिर्फ पानी फेंका है, अगली बार सच में से फेंकूंगा। प्यार करता हूं तुझसे, समझ नहीं आता तुझे? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? सिर्फ इसलिए कि एक लड़की ने मना कर दिया तुम एसिड फेंकने चले गए? सर वो पानी तो था सर। पानी तो था, लेकिन एक लड़की को डराने के लिए काफी था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके ऊपर एसिड भी फेंका जा सकता है। कभी सोचा क्या गुजरती होगी उन लड़कियों पर? बस चल पड़े दोस्ती निभाने के लिए। ये नहीं सोचा कि किस ट्रॉमा से गुजरेगी वो लड़की। और क्या हुआ था? बस सर, और कुछ ही नहीं सर। कपिल, मैं तुम्हें पायल को हैरेस करने के जुर्म में लॉकअप में डाल सकता हूँ, तो सच सच बोल दो। सर वो उस रात राहुल पायल के घर जाने वाला था सर। तो सच में पायल के घर जा रहा है? हाँ, मैंने सुना है कि प्रकाश उस टैक्सी वालों को बोल रहा था कि आज पूरा परिवार शादी में जा रहा है। आज सही मौका है। लेकिन उसने तो तुझे ना कहा था। तो जब मुझे वहां देखेगी ना कि उसके 100 बार मना करने के बाद भी मैं उससे मिलने आया, तो वो समझ जाएगी कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन उसने फिर से मना किया तो मैं उसे समझा दूँ कि प्यार जब जुनून बन जाए तो क्या होता है, उसे हाँ करना ही होगा। तो पायल का पीछा करता था, उसके मना करने के बाद भी तो उसके पीछे पड़ा रहा, यहाँ तक कि प्रकाश और सुमन के डांटने के बाद भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तूने उसके ऊपर पानी फेंक कर उसे धमकी दी कि अगर उसने हाँ नहीं किया तो तू उसके ऊपर एसिड फेंक देगा। नहीं सर, मैं पसंद करता था उसे, प्यार करता था उससे, और सुमन दी ने जब मुझे मारा तो मुझे बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैंने पायल को धमकी दी थी। जिस दिन पायल का मर्डर हुआ तो उसके घर गया था ना, तो क्या हुआ था वहां? तू वहां पहुंचा, पायल को प्रपोज किया, पायल ने फिर मना किया, तुझे गुस्सा आ गया। इतनी बेइज्जती और इनकार के बाद तूने पहले तीनों बहनों के खाने में नशे की दवा मिलाई और फिर आधी रात को वापस आकर उन्हें मार दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो वहां गया भी नहीं था। राहुल झूठ मत बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वहां जाने का सोचा था, लेकिन पापा घर में थे इसलिए मैं घर से बाहर निकल नहीं पाया। सर आप चाहे तो मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। सर मैंने राहुल के पेरेंट्स से बात की, उनका कहना है कि राहुल उस रात घर पे था। माँ बाप हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए सच झूठ कुछ भी बोलेंगे। कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएं एक बार राहुल के, पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है। तुमने सुमन के परिवार के बारे में पता किया? उस रात वो बालीपुर में कहाँ थे? हाँ सर, अपने रिश्तेदार के घर में रुके थे। सुनीता और गंगा रिश्तेदार के घर में, ज्ञान और सुमित पड़ोसियों के यहाँ, और प्रकाश और कुंदन खलियान में। सर आपको वाकई में इस राहुल पर शक है? अक्सर इस उम्र के लड़के प्यार और ऑब्सेशन के नाम पर सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। पायल का इनकार राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और बदले में उसने पायल को मार दिया होगा। राहुल को सुमन पर गुस्सा तो था ही, क्योंकि सुमन ने उसे थप्पड़ जो मारा था, और वो काजल, वो कोलेटरल डैमेज होगी। पूरे चांसेस हैं कि राहुल ने किया है, लेकिन अभी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हेलो, ठीक है हम अभी आ रहे हैं। सुमित का फोन है, सुमन को होश आ गया, चलो। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? देखिए क्या हुआ क्या डॉक्टर? आप प्लीज सब बाहर जाए। अभी तक ठीक थी डॉक्टर, क्या हुआ इसे? आप प्लीज सब बाहर जाए। सिस्टर इंजेक्शन।
आपने तो फोन किया था कि सुमन को होश आ गया, फिर ये सब? हाँ भैया, होश आ गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने हम लोग को बाहर निकाल दिया। और सर पता नहीं सुमन को सुमन बहुत ही समझदार और दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसने अपनी निष्ठा और मेहनत से अपने सपनों को साकार करने का रास्ता भी खुद ही बना लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, एक बुरे इंसान के भयानक इरादों ने उसके सपने, उसकी जिंदगी उससे छीन ली जिसकी वो हकदार थी। सुमन की मौत के साथ उसके परिवार की आखिरी उम्मीद भी बुझ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक हार नहीं मानी थी। वो पूरी मेहनत के साथ हर एंगल्स को टटोल रही थी ताकि असली कातिल तक पहुंच सके। हेलो, कुंदन, कुंदन, हाँ भैया। कहाँ हो कुंदन? भैया निसोली। वहां क्या कर रहे हो? बदला लेने आए हो भैया। छोड़ूंगा ना मैं मेरे को। किससे? किसकी बात कर रहे हो? कुंदन, 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 हेलो, हेलो, क्या हुआ? सर पूरे परिवार के फोन लोकेशन डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। देखो शायद उसमें कोई लीड मिल जाए। क्या हुआ, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं कुंदन से फोन पे बात कर रहा था, एक चीख सुनाई दी, लगता है किसी ने उस पर हमला किया। उसने फोन भी नहीं उठाया। उसने कुछ बताया? कहाँ है वो? साहब उसने बताया कि निसोली गांव में है, कुछ बदले की बात कर रहा था। निसोली में कौन है? निसोली में हमारे दादाजी का घर है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। आपके दादाजी मतलब गजेंद्र के पिताजी का? जी सर। कब तक ऐसे अलग अलग जगह छुपते फिरेंगे? बस कुछ और दिन बाबूजी, अब तो सुमन भी नहीं रही। साहब ये घर है साहब। आओ। कुंदन का है? कहाँ है कुंदन? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ है। सर! अरे हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो छुपे हुए क्यों थे? डर गए थे, हमको लगा कि वो सारा इल्जाम वो लोग हम पर डाल देंगे, तो इसलिए साहब हमारा यकीन कीजिए हमने कुछ नहीं किया। अरे हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि वो अंदर अंदर पड़ा हुआ है। हम तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम लोगों ने कुंदन और उसके परिवार को धमकी दी थी ना, उनके परिवार की औरतों के साथ मारपीट की और आखिर में बच्चियों को मार के अपना बदला पूरा किया। जमीन के लिए किया ना ये सब? साहब हम मानते हैं कि हमने धमकी दी थी, सुनीता और गंगा के साथ हाथापाई भी हुई थी, लेकिन हमने कत्ल वाले दिन नहीं, उसे 4 दिन पहले धमकी दी थी। साहब हमने बच्चियों को नहीं मारा है, अगर मारना होता तो हम उस प्रकाश को मारते, बच्चियों को नहीं। अब चाहे तो जांच कर सकते हैं, उस रात हम उस घर के आसपास भी नहीं गए थे साहब। सर आपसे एक बात करूं। ये बाप बेटा तो एक ही रट लगाए हुए कि इन्होंने नहीं मारा। मुझे भी लगता है कि दोनों सच बोल रहे हैं। तुम बताओ क्या बात करनी थी? सर ये देखिए, बहुत घुमा लिया। तुम बालीपुर में नहीं थे, रात होने के बाद तुम वहां से निकल गए
सूलीगंज आकर तुमने सुमन, पायल, काजल को मारा और फिर वापस बालीपुर लौट गए। क्यों प्रकाश? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सर कहां गए थे तुम? वो देखो, झूठ मत बोलना, हमारे पास तुम्हारी सारी डिटेल्स हैं। सर मैं तो बालीपुर जाना ही नहीं चाहता था, वो तो पापा ने बोला इसलिए मुझे जाना पड़ा। वहीं पास के गांव में मेरे एक दोस्त का घर है, तो देर रात मैं वहीं चला गया था। आपको पता था ये उस रात वहां पे नहीं था? ये तो आपके पास ही सोया था ना? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है कुंदन? तुमने गजेंद्र और मोहन का नाम दिया, हमने उन्हें तोड़ा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद राहुल का नाम सामने आया, वहां से भी हम खाली हाथ लौटे। उसके बाद तुम्हें एक कॉल आता है ये खबर देने के लिए कि गजेंद्र और मोहन कहां छिपे हैं, और तुम क्या करते हो? ये बात तुम अपने भाई ज्ञान को नहीं बताते, पुलिस के पास नहीं आते, सीधा वहां जाकर अगवा हो जाते हो। हम जानते हैं तुम्हारे बेटे प्रकाश ने कुछ नहीं किया, वो उस रात सूलीगंज नहीं आया था, वो वहीं बालीपुर के पास के गांव में गया था। लेकिन उस रात तुम यहां आए थे। ये रही तुम्हारी फोन की लोकेशन डिटेल्स। अब तुम बताओगे कि तुमने मारा और क्यों मारा, या फिर तुम्हारे बेटे प्रकाश को डालें जेल में? हाँ, मैंने ही मारा है सुमन, काजल और पायल को। प्रकाश ने कुछ नहीं किया है, मैंने ही किया है सब कुछ। अच्छा प्लान बनाया था तुम, अपने घर की लड़कियों को मार दो और सारा इल्जाम अपने चाचा और उसके बेटे पर लगा। 20 अक्टूबर की रात को तो बालीपुर गया तो था, लेकिन 11 बजे के करीब जब तेरा बेटा प्रकाश अपने दोस्त से मिलने पास वाले गांव में गया, उसके जाने के आधे घंटे बाद तू वहां से उठकर करीब 12:30 बजे सूलीगंज आ गया, और यहां आकर तूने सुमन, पायल और काजल को गोली मार दी। उसके बाद रात 3 बजे तू वापस बालीपुर पहुंच गया, वहां जाकर सो गया। अपनी बेटी और भतीजियों को मारने के बाद तुझे नींद कैसे आ गई थी? तो मैं क्या करता? किरण की शादी में इतनी सारी जमीन बेचनी पड़ी थी, बाकी 3 लड़कियों की शादी में तो सब कुछ बिक जाता। और फिर मेरे बेटे प्रकाश का क्या होता? उसके लिए क्या बचता? मैं समझ गया था ये लोग बेटियों के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हैं। उनकी शादी में तो ये कोई कसर नहीं छोड़ते, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए मैंने तीनों को मार दिया। तो बेटे को जायदाद मिले इसलिए बेटियों को मार दिया? मेरा बेटा ही घर का नाम आगे ले जाने वाला है, एक बाप होने के नाते मैंने ऐसा किया। मैंने ही सबको कहा कि कहीं दूर जाकर छुप जाते हैं, और जाने से पहले मैंने ही सुमन, काजल और पायल के खाने में नशे की दवा मिला दी थी। प्रकाश गया तो मैं भी निकल गया और सूलीगंज आ गया। गन कहां से मिली तुम्हें? वो मेरा एक पुराना दोस्त है, उससे ही साइलेंसर वाली गन ली थी। और अब कहां है गन? वो गन मैंने गांव के पास वाले नाले में उसी रात फेंक दी थी। और तुम गजेंद्र और मोहन के पास कैसे पहुंचे? वही जो दोस्त है, मैंने उससे ही कहा था उनका पता करने के लिए। मैंने उसे कहा था गजेंद्र और उसके बेटे से बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरी बच्चियों का खून किया है। मैं वहां से भैया को फोन करने वाला था, लेकिन भैया का फोन खुद ही आ गया। हाँ भैया। कहाँ हो कुंदन? भैया निसोली। वहां क्या कर रहे हो? कुंदन, कुंदन! मैंने ही आवाज निकालकर फोन कट कर दिया और वहीं से एक पत्थर उठाकर उससे अपना सर फोड़ लिया, ताकि सबको यही लगे कि गजेंद्र चाचा जी और उसके बेटे ने मुझे मारा है। और स्टोर रूम में जाकर खुद को बंद कर लिया।
को इतनी बड़ी जॉब मिली थी, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का नसीब बदलने वाली थी। और बदले में उसके अपने पिता ने उसकी जान ले ली। बहुत अच्छा इनाम दिया उसे। एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जायदाद, उसकी शादी और दहेज पर खर्च नहीं करना चाहता था। उसे सब कुछ अपने बेटे के लिए बचाना था। यह बहुत ही ताज्जुब की बात है, सुनकर विश्वास नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सच है। आज भी देश के कई हिस्सों में लड़के और लड़कियों के बीच में भारी मात्रा में पक्षपात करना बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि सदियों से ये रूढ़िवादी मानसिकता उनके दिमाग में घर कराई जा चुकी है। दहेज मांगना ना सिर्फ गलत है बल्कि कानूनन जुर्म भी है, लेकिन दहेज देना क्या वो गलत नहीं? अपनी बेटी को एक ऐसे परिवार में भेजना जो उसे घर ले आने के लिए पैसों की मांग करे, क्या ये बात गलत नहीं? समाज की प्रगति के लिए ये सवाल करना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लड़की के दहेज पर नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई पर खर्च किया जाए, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसा करने से ना सिर्फ लड़कियां सशक्त होंगी बल्कि बड़े होकर अपने परिवार का ख्याल भी रख पाएंगी। मुद्दा ये नहीं है कि लड़के लड़कियों से बेहतर हैं या फिर लड़कियां लड़कों से। मुद्दा सिर्फ दोनों के बीच में पक्षपात को रोकने का है, दोनों को समान अवसर देने का है। क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।